हाँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस प्रकार से इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होते हैं और किस प्रकार से इंटर हेड एडजस्टमेंट होते हैं। गत वर्ष में यदि किसी प्रकार के किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत या हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत या कैपिटल गेन के अंतर्गत या फिर शेयर के ट्रांसफ़र करने के संबंध में लॉसेज होते हैं, तो उनका किस प्रकार से क्षतिपूर्ति किस प्रकार से सेटअप किया जाता है या उनकी हानियों की पूर्ति की जाती है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इसी से कंटिन्यूएशन में कि यदि क्षति हो जाती है या हानि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले तो ये ध्यान रखते हैं कि हमारे सेम हेड के विभिन्न सोर्सेज हैं उनसे ही उस क्षति की या उस हानि की पूर्ति हो जाए, और नहीं हो पाती तो गत वर्ष में हम क्या करते हैं कि जो हमारे दूसरे हेड हैं इनकम के उनसे हम अपनी हानि की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। फिर भी नहीं हो पाती है तो हम अपनी कुछ हानियों को आगे की ओर ले जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके दिया हुआ है कैरी फॉरवर्ड रूल्स, मतलब हानियों को आगे ले जाने के लिए क्या नियम है। तो आप लोग देखिए कि इसमें मैंने 5 हेड बना दिए हैं हेडिंग में, सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब क्या है कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी इसमें तो सिंपल ही आपके मैंने पहले भी बताया सैलरी में किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है। सैलरी में हमेशा हमारी सैलरी ही बनती है, उसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी बनी रहेगी। नेक्स्ट हेड है आपके हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में ये दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास या किसी करदाता के पास मतलब 2 या 2 से अधिक मकान हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है किसी मकान में उससे गत वर्ष में हानि हो। तो यदि 3 मकानों में से गत वर्ष में 1 मकान में हानि हो रही है, 2 मकानों में प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह गत वर्ष में ही जो हानि की स्थिति है वह लाभ वाले मकानों से पूर्ण कर सकता है या पूर्ति कर सकता है। और फिर भी नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वह इनकम के अदर सोर्सेज माना बिजनेस के लाभों से या कैपिटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से या अन्य किसी भी साधन से वह उस हानि की पूर्ति कर सकता है। और यदि फिर भी गत वर्ष में वह नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यदि गत वर्ष में उसकी जितनी भी इनकम है, जितना भी लॉस है, वह 2 लाख रुपए से अधिक की पूर्ति नहीं कर सकता है। 2 लाख से अधिक की पूर्ति होगी तो उससे आगे वाले वर्षों में आकर के उसकी पूर्ति करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में गत वर्ष में स्वयं के साधनों से अर्थात हाउस प्रॉपर्टी के साधनों से पूर्ति नहीं होती तो वह अन्य साधनों से पूर्ण कर सकता है, फिर भी नहीं होती है और हानि रह जाती है गत वर्ष में, तो वह आने वाले अगले 8 वर्षों में उसकी पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार से बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें मैंने 3 कैटेगराइज कर दी है। बिजनेस एंड प्रोफेशन 3 प्रकार के हैं, एक नॉर्मल बिजनेस है, दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस है और तीसरा स्पेसिफाइड बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेस के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का लॉस होता है तो ऐसी स्थिति में वह अन्य साधनों से अर्थात हाउस प्रॉपर्टी से या अन्य किसी से भी वह उसकी पूर्ति कर सकता था, लेकिन यदि वह नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अगले 8 वर्षों के अंतर्गत वह अपनी हानियों की पूर्ति कर सकता है। फिर सेकंड वन दिया हुआ है स्पेकुलेशन बिजनेस अर्थात ये सट्टे का व्यवसाय है। सट्टे के व्यवसाय के अंतर्गत मैंने पहले ही बताया था कि सट्टे के व्यवसाय के अंतर्गत गत वर्ष में ही वह दूसरी किसी भी अन्य के हेड से पूर्ति नहीं कर सकता है। तो चूंकि गत वर्ष में ही अन्य हेड से पूर्ति नहीं कर सकता था तो वह अपने ही हेड के किसी और स्पेकुलेशन से वह अपने हानियों की पूर्ति कर सकता था। अगर नहीं कर पाता गत वर्ष में तो अगले 4 वर्ष में वह सट्टे के लाभों से ही हानियों की पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट हेड है स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस जो कि सेक्शन 35 AD में दिया हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जिसको कि सरकार प्रमोट करने के लिए व्यवसाय जारी रखती है या चलाती है या सरकार प्रमोट करती है। ऐसे व्यवसायों को किस प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं,
वो होटल ऑपरेटिंग के हो सकते हैं, बिजनेस कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हो सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज के हो सकते हैं, जो रॉ ऑयल होता है पेट्रोलियम से संबंधित हो सकते हैं, नेचुरल गैस से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार के अगर किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत गत वर्ष में हानि होती है तो वह केवल अपने विशिष्ट या 35D के अंतर्गत जो व्यवसाय हैं उनमें से ही वह अपनी हानि की पूर्ति कर सकते थे, अन्य व्यवसाय से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस के अंतर्गत व्यवसाय आता है तो वह आने वाले कितने भी वर्षों में अपनी हानि की पूर्ति कर सकता है, इसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है आपके कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में दो प्रकार के प्रॉफिट हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ये कहा गया है कि लॉन्ग टर्म की हानि की पूर्ति अगले 8 वर्ष से की जा सकती है, और जो शॉर्ट टर्म की है, जो लॉन्ग टर्म की हानि की पूर्ति है वह पहले तो हम उसी वर्ष के अंतर्गत देखेंगे। उसी वर्ष के अंतर्गत यदि दूसरों कहीं से भी लाभ की पूर्ति नहीं हो सकती है तो ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म की अगले 8 वर्ष के अंतर्गत हम हानि की पूर्ति कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको ये दे रहा है, पहला दिया हुआ है रेस के संबंध में, जो घुड़दौड़ की रेस की हानि की पूर्ति है उसके संबंध में दिया हुआ है कि अगर घुड़दौड़ के संबंध में हमने ये भी पढ़ा था कि गत वर्ष में वह किसी भी हेड से अपनी हानि की पूर्ति नहीं कर सकता, केवल घुड़दौड़ की हानि घुड़दौड़ के लाभों से ही हो सकती है। तो इसके लिए कहा गया है कि भविष्य में भी अगर इसकी हानि रह जाती है, मतलब वर्तमान में गत वर्ष में रह गई है, तो वह अगले 4 वर्षों में इसकी पूर्ति कर सकता है। और उसके बाद में लास्ट वन आपको दे रहा है अदर इनकम। अदर इनकम के अंतर्गत भी आपको हानियों की पूर्ति करनी। अदर इनकम में हम ये कहें कि इनकम फ्रॉम लॉटरी है, इनकम फ्रॉम कार्ड है, प्लेयर कार्ड है, तो ऐसी स्थिति में इनकी हानि की पूर्ति भी के बारे में भी मैंने आप लोगों को नियम पहले बता दिए हैं। और इसके बाद में आप ये देखिए कि मैंने कुछ आपको स्टार बना के कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई है कि पहला है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है केवल 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट हो सकता है गत वर्ष में, और 2 लाख से अधिक है तो वह आने वाले वर्षों में हाउस प्रॉपर्टी के लाभों में से ही वसूल किया जाएगा। जैसे 3 लाख रुपए का अगर आपके लॉस होता है तो 2 लाख रुपए का तो गत वर्ष में चाहे स्वयं के हेड से चाहे अन्य हेड से परिपूर्ण कर सकता है, और 1 लाख रुपए का आने वाले अगले 8 वर्षों में पूरा करेगा। फिर इसी प्रकार से अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की बात करें तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कभी भी आप जब तक व्यवसाय चलता रहता है तब तक उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और फिर आपको ये दे रहा है कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर पिछले वर्ष का है, और मतलब पिछले कई वर्षों का है, और हमारे पास किसी प्रकार की करंट ईयर के अंतर्गत मतलब किसी प्रकार का बिजनेस लॉस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ष के डेप्रिसिएशन के साथ में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाएगा और करंट प्रॉफिट के लाभों में से घटा दिया जाएगा। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉसेज एक साथ में लेकर के आ रहे हैं तो वर्तमान के लाभों में अर्थात गत वर्ष के लाभों में से सबसे पहले हमको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, फिर करंट ईयर के यदि कोई लॉसेज है तो वो घटाने पड़ेंगे, फिर आपको दे रहा है कि जो पिछले वर्षों के जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हुए हैं उनको घटाना पड़ेगा, और लास्ट में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। उसका कारण ये है कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेज केवल हम अगले 8 वर्षों में घटा सकते हैं, तो इसलिए उसको 3rd नंबर पे दिया गया है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यदि 2nd नंबर भी है ना, करंट ईयर लॉसेज का मीनिंग होता है कि अगर हमारे अपने गत वर्ष में यदि 3 प्रकार के व्यवसाय हैं और 2 प्रकार के व्यवसाय में लाभ है, 1 वर्ष के प्रकार के व्यवसाय में हानि है, तो जो करंट ईयर की हानि होगी वह पहले घटाई जाएगी। तो करंट डेप्रिसिएशन, नाउ नेक्स्ट करंट बिजनेस ऑफ एनी सोर्सेज, नाउ 3rd कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज, और लास्ट वन हो जाएगा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। उनका यही लॉजिक है। अब इनके संबंध में मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल के वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।